हम एक नई फोर्स कमांड फोर्स बना रहे हैं। तो ये रॉकेट फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है? जिस तरीके से उन्होंने अचानक ही एस्केलेशन लेडर पे ऊपर गया और ये मिसाइल्स का एक्सचेंज हुआ, उससे पहले ड्रोन्स आए, एफिशिएंट और बेहतर स्ट्रेटेजाइज तरीके से एप्लीकेशन को मद्देनजर रखते हुए एक ये कमांड और ये अथॉरिटी स्टेब्लिश की गई है। हमने घर से बैठ के मिसाइल उधर चलाया, उन्होंने घर से बैठ के मिसाइल इधर चलाया, इसको आप नॉन कॉन्टेक्ट वॉर कहते हैं। बिल्कुल 100% राइट चीज। जब दो न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपको मैकेनिज्म्स रखने पड़ते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री कन्वेंशनल डोमेन में कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है रिस्पॉन्ड करने की, और सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान की नेशनल विल मौजूद है। कुल कितनी कोर्स हैं पाकिस्तान के पास? वो स्ट्राइक कोर्स हैं उनमें से कुछ। तो ये आप क्या होगा? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान डिफाइंस करता है कि हमने अजारादारी नहीं माननी। फिर आपने अपना डिफेंसिव मनूवर किया। डिफेंसिव मनूवर यह है कि इंडिया ने अटैक किया कोई चीज की तो आपने उसका रिस्पॉन्स दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवर्दी। मेरे आज के मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जनरल साहब से हम आज बात करेंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने 13 अगस्त की रात जो यौम आज़ादी की तकरीब थी उसमें एक रॉकेट नेशनल कमांड फोर्स बनाने का एक ऐलान किया जो रॉकेट्स के हवाले से है। कुछ उसकी समझ नहीं आई, तो हमने कहा इनसे जरा जानेंगे कि ये रॉकेट नेशनल कमांड फोर्स क्या होगी और इसकी क्यों जरूरत है पाक फौज को कि हम एक नई फोर्स कमांड फोर्स बना रहे हैं। ये पैरेलल टू आर्मी होगी, इन आर्मी होगी, क्या इसकी शक्ल होगी? क्योंकि रॉकेट तो हमारे पास बहुत से हैं, हमने अभी अल्फता वता चलाए भी हैं इंडिया के खिलाफ, गौरी भी हैं, शाहीन भी हैं, मिसाइल तो बहुत हैं, ड्रोन्स हैं। तो ये रॉकेट फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है? अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम सलाम सरवर्दी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। सरवर्दी साहब, ऐसा है कि अभी जो पाकिस्तान का जो मार्का है हक पे जो मुठभेड़ हुई है इंडिया के साथ, तो उसके बीच में आपने देखा होगा कि जो एक्सचेंज हुआ मिसाइल्स का, पहले ड्रोन के ऊपर गए फिर मिसाइल्स का एक्सचेंज हुआ, तो जिस तरीके से एस्केलेशन लेडर पे ये जो हिंदुत्व की माइंडसेट वाली लीडरशिप है, इसको लीडरशिप तो मैं नहीं कहता, पॉलिटिकल टेररिस्ट है प्राइमरीली ये वहां पर मौजूद है। तो दे ट्राई टू कंट्रोल दी वॉर जी, और वॉर की कॉल भी वहां से आ रही है। उनकी मिलिट्री शायद वहां पे जो सेल माइंड है, ये जो स्ट्रेटेजिक माइंड है, वो शायद उसको ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी इस तरह की वॉर पाकिस्तान। बट वो जिस तरीके से वहां पे लेके गए हिंदुत्व की एप्लीकेशन को कन्वेंशनल डोमेन में, तो ये एक मोदी का खासा है कि वो थोड़ा सा फ्रिक्शन में ज्यादा बिलीव करते हैं, और हैवी फ्रिक्शन कह लें इन सिंपल टर्म्स उस पर बिलीव करते हैं। उसमें जिस तरीके से एक्सचेंज हुआ, और दूसरी बात यह है कि उसको मद्देनजर रखते हुए, और दूसरी बात यह है कि इंडिया जो कोशिश करता है वो न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे एक स्पेस फॉर वॉर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और एक जिसको वो कहते हैं ना न्यू नॉर्मल में सेट करूंगा, और उसने कंट्रोल भी दे दिया एस्केलेशन का किसके हाथ में? टेररिस्ट के हाथ में, कि कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म जो है उसको एक्ट ऑफ वॉर लिया जाएगा। तो ये सारे वो अवामिल हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान, और लकी है ये पूरा रीजन, 2 अरब लोगों का ये रीजन बड़ा लकी है ना वे के ये जो बनियानुल मरसूस और मार्का हक और उनकी तरफ से ये जो सो कॉल्ड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद ये जो ऑपरेशन संदूर हुआ, उसकी एस्केलेशन का कंट्रोल पाकिस्तान के पास था। तो जिस तरीके से उन्होंने अचानक ही एस्केलेशन लेडर पे ऊपर गया और ये मिसाइल्स का एक्सचेंज हुआ, उससे पहले ड्रोन्स आए, इसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारा मिसाइल डोमेन में और इस डोमेन में जो रिस्पांस है शॉर्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिस्पांस, उसकी बेहतर एफिशिएंट और बेहतर स्ट्रेटेजाइज तरीके से एप्लीकेशन को मद्देनजर रखते हुए एक ये कमांड और ये अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई है। ऑलरेडी पाकिस्तान के पास इसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल के जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी यूनिट्स की, इसकी डिफरेंट जो रेजिमेंट्स हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट जो इक्विपमेंट है, वेपन्स है, वो ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है। कुछ इंडक्ट भी पाकिस्तान कर रहा है इसी कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो आप इन सिंपल टर्म समझ ले कि जो मिसाइल्स की जंग है या जो लॉइटरिंग एमिनिशंस हैं, मुनिशंस हैं, उनकी जो एप्लीकेशन होगी, क्योंकि अब फ्यूचर वॉर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाना चाहिए और आवाम को भी हो जाना चाहिए, वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इट इज अबाउट कंसेप्शनल, उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे अबाउट इन्फ्लिक्टिंग पेन एंड बेयरिंग पेन है। ठीक है, अगली लड़ाई मिसाइलों की है, ड्रोन्स की है, लेकिन हमारा एक एसपीडी भी तो है ना जो मिसाइल बना रहा है और सारा कुछ कर रहा है। तो ये एसपीडी के अलावा रॉकेट कमांड फोर्स बनाने की क्या जरूरत है?
इसको चैनलाइज करने के लिए। और दूसरा एसपीडी जो है वो ठीक है अपना है, लेकिन वो ज्यादातर आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर डोमेन और उन चीजों को ज्यादा लुक आफ्टर करता है जी, और उसके कमांड अथॉरिटी जो है दैट इज लिटिल डिफरेंट। तो उसके उससे शॉर्ट ऑफ दैट आप समझ लें इन सिंपल टर्म्स कि शॉर्ट ऑफ दैट और कन्वेंशनल और उसके दरमियान का जो एक जो वॉरफेयर है कन्वेंशनल, देखिए नॉन कांटेक्ट जो वॉरफेयर है ना सुरवर्दी साहब, वो अब इट इज एट द इंक्रीज, वो बढ़ रहा है। नॉन और उसी कांटेक्ट से से आपने आपका मतलब है जहां दोनों फौजों का आपस में सामना नहीं होता, इट्स अ नॉन आमना कांटेक्ट। सामना नहीं है। नहीं जी है, जी जी जहां जी, दोनों आमना फौजें सामना आमने नहीं है। सामने नहीं है। हमने घर से बैठ के मिसाइल उधर चलाया, उन्होंने घर से बैठ के मिसाइल इधर चलाया, इसको आप नॉन कांटेक्ट वॉर कहते हैं। बिल्कुल 100% राइट जी, जिसपे और आमना सामना नहीं है शॉर्ट ऑफ किसी का। न्यूक्लियर का मतलब है कि जिसमें न्यूक्लियर ना चलाया जाए, न्यूक्लियर के अलावा सारे मिसाइल चलाए जाएं, तो वो शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर नॉन कांटेक्ट वॉर है, आप इसको कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है, और बिल्कुल और ऐसा। जो हमारी अब ये जो रॉकेट कमांड फोर्स है, ये वो तमाम मिसाइल्स जो मिसाइल्स जो शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर और नॉन कांटेक्ट के दरमियान, जैसे अल्फता है, गौरी हैं, जो हमारे मिसाइल्स हैं, ड्रोन हैं, उन सब का कमांड अब इस कमांड का रॉकेट कमांड फोर्स के पास आते हैं। आप ये कहना जी चाहते बिल्कुल, उसकी जो ऑपरेशनल एप्लीकेशन है, उसकी जो प्लानिंग होगी, जो उसका रिस्पांस है, एक स्पेशल रिस्पांस। देखिए ना, जो फोर्स जिस काम के लिए बनाई जाती है वो एनिमी की उन कैपेबिलिटीज को सामने रख के अपना रिस्पांस बनाती है जी। और दूसरा, ज्यादा डैमेज भी ना हो। आपको देखो ना, पाकिस्तान और इंडिया सोरवर्दी साहब प्राइमरीली दो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं जी। जब दो न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपको मैकेनिज्म्स रखने पड़ते हैं टू हैव अ कंट्रोल। एस्केलेशन लेडर पे आप एकदम न्यूक्लियर पे नहीं चले जाए। पाकिस्तान इज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। दैट्स वाई पाकिस्तान को कहते हैं ना कि नेचुरल स्टेबलाइजर, जो आप पॉलिटिकल टर्म्स आप यूज करते हैं, नेचुरल स्टेबलाइजर इस रीजन का। और जो मैंने अभी पहले भी बात की, मैंने कहा शुक्र करे ये रीजन के लोग, और खासतौर पर इंडिया के लोग शुक्र करें कि एस्केलेशन का कंट्रोल पाकिस्तान ने अपने पास रखा हुआ। तो जितने भी मैकेनिज्म बीच में सेटअप होंगे, उतनी तबाही से आप समझ ले, या एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन जो है ना वो आगे बढ़ाई जा सकेगी। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अपने आप को स्ट्रांग भी कर रहा है कि अगर इंडिया ये मत समझे कि वो अपनी ताकत के बलबूते पर, अपने घुमंड के बलबूते पर, अपनी ह्यूब्रिस अप्रोच के बलबूते पर पाकिस्तान को इंटिमिडेट कर लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मिलिट्री कन्वेंशनल डोमेन में कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है रिस्पॉन्ड करने की, और सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान की नेशनल विल मौजूद है। और जब नेशन इस मोड में आ जाए तो पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट भी है, उसके साथ साथ हम पीस लवर्स हैं। बट अभी कॉन्फ्लिक्ट हमारे अच्छा, इंडिया के साथ अब ऐसा ये जो कर रहा है। कमांड फोर्स है, इसको इसको कमांड को 3 स्टार करेंगे, 2 स्टार करेंगे, 1 स्टार करेंगे, क्या होगा? नहीं इट्स लाइक इट्स अभी तो देखे ना, हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्राइक कोर्स हैं, 10 कोर है, 1 कोर है, 14 कोर है, कुल कितनी कोर्स हैं पाकिस्तान के पास? वो स्ट्राइक कोर्स हैं उनमें से कुछ, तो ये अब क्या होगा? देखिए सरवर्दी साहब, वैसे तो वो कमांड जब उन्होंने स्टेब्लिश कर लिया तो कोई भी सेपरेट लीडरशिप भी हो सकती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बीच में से भी आप कर्व आउट करके, और कई दफा होता है कि आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी कमांडर को या किसी को दे देते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है ना वो अब अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स बनाना शुरू कर दे आप उनके ऊपर। क्योंकि अभी हमारी एसिमेट्रिक बड़ा है जी। इंडिया का देख ले, डिफेंस बजट मोर देन $80 बिलियन है, पाकिस्तान का अराउंड $10 बिलियन है। तो आप जब नए स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर हैज टू टेक प्लेस। बट वो कर भी सकते हैं, ये मैं नहीं कहता कि नहीं कर सकते, लेकिन आपके जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, उसी के अंदर आप नहीं, ऑर्गेनाइजेशन पर रीऑर्गेनाइजेशन। मेरी समझ के मुताबिक अभी जो मिसाइल्स वगैरह हैं, रॉकेट्स हैं, वो जो हमारी स्ट्राइक कोर्स हैं उनके पास होते हैं, ताकि जो बॉर्डर पे लगी हुई हैं या हमने उनको प्लेस किया हुआ है, तो अब वो उन स्ट्राइक कोर्स के पास नहीं रहेंगे और वो एक अलग इंडिपेंडेंट कमांड फोर्स के पास आ जाएंगे। नहीं देखिए, ओवरऑल तो आर्मी का जो भी ऑपरेशन प्लान होगा उसी के अंदर ही, उसी डिजाइन में रहेंगे जी। कि मजीद सिनर्जी क्रिएट करने के लिए और इनपुट के लिए वो किसी भी एग्जिस्टिंग कमांडर में से, या कोई भी जो कमांड सेंटर्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशनल हेडक्वार्टर है, किसी को भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी कुछ ऐसी चीजें हैं वो शायद मैं आपके प्रोग्राम्स में शेयर ना कर सकूं, लेकिन वो किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। जिसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, वो पाकिस्तान के तमाम मिसाइल्स और ड्रोन्स का इंचार्ज होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं कमांड फोर्स?
जी, उसकी जो एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेशंस होगी उसके नीचे होगी, और ऑफ कोर्स दैट विल बी इन द लार्जर ऑपरेशनल प्लान्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी। लड़ाई के दौरान कौन सा मिसाइल कब इस्तेमाल किया जाएगा, कहाँ मारा जाएगा, ये उस कमांड फोर्स के कंट्रोल में होगा सारा कुछ। जी, उसमें मैं सुरवर्दी साहब आपको और आपके सुनने वालों के लिए अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान एक टेक्निकल लेवल से लेके स्ट्रेटेजिक तक लेवल तक तमाम ऑप्शंस वर्कआउट करके बैठा होता है, जो तमाम मिलिट्रीज करती है, ये नहीं कि अब सिर्फ हमारी तमाम मिलिट्रीज, कंसिडरिंग द कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज ऑफ द एनिमी। वो जितनी उनकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है, विल है या नहीं है, दैट इज सेपरेट थिंग। उसके मुताबिक पाकिस्तान ने हर चीज की कॉन्टीजेंसी और क्विड प्रो को रिस्पॉन्स, यानी कि अगर वो एक जगह से मिसाइल फायर करके हमारे किसी टारगेट को लेगा, तो पाकिस्तान जो है क्विड प्रो को में, रिस्पॉन्स में अपनी कॉन्टीजेंसी बना के बैठा होता है जी, प्लान किया होता है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉन्टीजेंसी प्लान भी है, वो जब आपने बातचीत सुनी होगी पास में भी वॉर के दौरान, 2 नॉच अप, यानी कि क्विड प्रो को प्लस, जिसको मैं कहता हूं कि उसका रिस्पॉन्स फिर डबल ही जाएगा। और आपने देख लिया, ये देखे ना, पहली चीज होती है डिफाइंस किसी चीज की। आप अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान डिफाइंस करता है कि हमने अजारादारी नहीं माननी। फिर आपने अपना डिफेंसिव मनूवर किया। डिफेंसिव मनूवर यह कि इंडिया ने अटैक किया कोई चीज की, तो आपने उसका रिस्पॉन्स दिया, और फिर उसको सजा देने के लिए आपका जाता है जी रिस्पॉन्स। तो उस रिस्पॉन्स भी पाकिस्तान ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस 4 दिन के मार्के में देख लीजिए, 26 टारगेट्स लिए हैं पाकिस्तान में, एक दिस वाज रिस्पॉन्स। जो पहले दिन आपने 6 जहाज गिराए हैं, दैट वाज पार्ट ऑफ द डिफेंस। तो इसमें भी इस वॉरफेयर में भी कितने पूरे 100%। पाकिस्तान के पास कितने किस्म के मिसाइल हैं जो इस कमांड फोर्स के पास चले जाएंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास इन ऑल डोमेन्स और ऑल स्पेक्ट्रम है, सरफेस टू सरफेस है, डिफरेंट रेंजेस के, सरफेस टू एयर है, एयर टू सरफेस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास मैचिंग रिस्पांस है इन ऑल डोमेन्स जी। और आपने देख लिया जिस तरीके से हमारे PL-15 का इस्तेमाल हुआ, आपने स्टैंड ऑफ से रह के जिस तरीके से टारगेट्स लिए हैं, एयरफोर्स का जो रिस्पॉन्स गया है, वहां से जमीन पे भी टारगेट्स लिए गए हैं, फिर गन आर्टिलरी से लेकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो एनिमी की जितने भी रेंजेस हैं, जहां तक पाकिस्तान में उनको टारगेट करना है, पाकिस्तान उनको मैच कर रहा है और करता रहेगा। और देखें, जितनी भी भारत, हमारा तमाम मिसाइल प्रोग्राम, हमारे तमाम जो रिस्पॉन्स है, दैट इज अगेंस्ट इंडिया जी। तो इंडिया अपनी जब रेंज बढ़ाएगा, जिस रेंज तक जाएगा, पाकिस्तान उस प्रोग्राम को परसू करेगा। कई दफा इस डोमेन में ये बातें शुरू हो जाती है कि जी पाकिस्तान इतनी ज्यादा रेंज के मिसाइल क्यों बना रहा है, कि जी वो हम किसी और मुल्क के खिलाफ, ना इसराइल के खिलाफ, लेट मी बी वेरी क्लियर, ना अमेरिका, किसी मुल्क के खिलाफ दुनिया में पाकिस्तान हैज नो डिजाइन, ना लेकिन पाकिस्तान अब उसके साथ जंग करना चाहता जब है। हम कहते हैं हम ईस्ट में अब उनको टारगेट करेंगे, तो ईस्ट में टारगेट करने के लिए तो लॉन्ग रेंज मिसाइल चाहिए ना। जब हम कहते हैं हम जी बिल्कुल। जी ईस्ट हाँ, में वो डीप तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात पाकिस्तान। कलकत्ता की जब हम बात करते हैं, तो फिर तो हमें 2000 किलोमीटर से ज्यादा के मिसाइल चाहिए ना। जी बिल्कुल चाहिए, और पाकिस्तान बिल्कुल एक्वायर भी करेगा, और कुछ चीजें हैं भी पाकिस्तान के पास ईस्ट की। जब हम बात करते हैं तो देखिए, एक बड़ा सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट है। आप इंडिया बड़ा कंफर्टेबल रहता है जब भी कन्वेंशनल डोमेन में जाए, तो उसे पता है कि पाकिस्तान की जो वो लिमिट रखना चाहता है, कश्मीर तक कई दफा जंग को लिमिट रखना चाहता है, या इंडियन पंजाब, उसे पता है कि जो एनिमी विद इन है इंडिया का, दैट इज कश्मीर, मुसलमान और सिख। तो दोनों लड़ाई पंजाब तक ही महदूद रखे, तो उसके तो दोनों दुश्मन उसके डील हो रहे हैं ना, वो बड़े कंफर्टेबल जोन में है। कश्मीर के अंदर अभी श्रीनगर में कोई कश्मीरी मरे या मुजफ्फराबाद में मरे, तकलीफ तो मुझे और आपको होनी है ना जी। तो उन पे जब तकलीफ जाएगी, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर मैसेजिंग की है कि अगर आप भावलपुर को जिस तरीके से इन्होंने अभी टारगेट किया, या आपने और डीप टारगेट्स लिए हैं, आपने किया है, तो पाकिस्तान ने, खैर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हमेशा मिलिट्री रिस्पॉन्स ही दिया, मिलिट्री टारगेट्स को लिया। हम किसी भी जो है नॉन मिलिट्री टारगेट को नहीं लेते। लेकिन लेट्स से कि अगली वॉर होती है, तो आप नॉन मिलिट्री टारगेट्स लेंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान हाथ पे हाथ धरा बैठा रहेगा? तो पाकिस्तान विल आल्सो रेज द स्टेक्स एंड क्रिएट स्टेक्स फॉर इंडिया, जिसकी कॉस्ट अब इंडिया के लोगों ने पे करनी है। उन्होंने फैसला करना है कि वो इसको कॉस्ट को पे करने के लिए तैयार है या नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि वक्त आ गया कि ये खित्ते के 2 अरब लोगों के लिए ये वक्त आ गया कि इंडिया की आवाम स्क्रूटनी करे यानी अपनी अब इस पोलिटिकल पाकिस्तान ने टेररिज्म। 10 मई को अल फतह यूज किए,
और अल फतह हमारा मिड रेंज मिसाइल है, मतलब आप बताएं ये हमारा जो है, हम इसको दरमियाने दर्जे का मिसाइल समझते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया ने ब्रह्मोस यूज किए, जिसको वो अपना लॉन्ग कैरियर मिसाइल समझता है और बड़ा मिसाइल समझता है। तो लोग कई दफा सवाल करते हैं कि हमने क्यों नहीं गौरी चलाया, शाहीन चलाया, हम क्यों अल फतह चलाते रहे जब वो ब्रह्मोस चला रहे थे। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में अभी कहा है सरवर्दी साहब के एस्केलेशन का कंट्रोल पाकिस्तान ने अपने पास रखा होता है। पाकिस्तान कुड हैव एस्केलेटेड इट टू मोर, बट पाकिस्तान जंग चाहता नहीं है जी। पाकिस्तान ने जो उनको एम्बेरसमेंट करनी थी 2 दिन के लिए, उनके लिए एयरफोर्स जो है वो ग्राउंड हो गई। पाकिस्तान ने उनका S-400 जो दिफाई निजाम है उनका रशिया से, उसकी बैटरीज उड़ा दी। तो पाकिस्तान ने राफेल गिरा दिए। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक लेवल पर एम्बेरस कर दिया इंडियन मिलिट्री को, और एक नोशन ऑफ विक्ट्री क्राफ्ट कर लिया बाय नॉट टारगेटिंग द सिविलियन टारगेट्स। तो देखिए ना, वो तो फिर एस्केलेशन बढ़ती और बढ़ेगी। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, मुजम्मिल सरवर्दी साहब, हमें समझने की जरूरत है। इंडिया बेशक ये कहता रहे हमारा जो न्यूक्लियर थ्रेश होल्ड है वो स्क्वीज हुआ है, वो कम हुआ है। इंडिया ने अनफॉर्चुनेटली, और कंट्रोल भी आपने टेररिस्ट के हाथ में दे दिया। आप कह रहे हैं जिसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान ने ये नहीं नहीं, किया। लोग पाकिस्तान पूछते नेवर वांटेड टू हैं, लोग एस्केलेट। एक आम सड़कों पे पूछते हैं कि जी उन्होंने ब्रह्मोस चलाया तो हमने शाहीन और गौरी नहीं चलाया, हमें भी शाहीन और गौरी चलाना चाहिए था। लोग एक आम सवाल पूछते हैं। हैं? सर वर्दी साहब, इसका इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि जब एक काम आप थप्पड़ से कर ले तो आपको हथौड़ा मारने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट अ ह्यूब्रिस नेशन, और अल्लाह न करे कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंग हो। लेकिन आप देखेंगे कि मैंने यकीन रखें कि जो विल ऑफ ए नेशन शो की गई है और कैपेसिटी कैपेबिलिटी की जब मैं बात करता हूं, तो इंशाल्लाह टू नॉच अप ही रिस्पॉन्स जाएगा। अब मैं अच्छा, इसलिए कह रहा हूं कि इंडियन पीपल बेसिकली हैव टू हम, डिसाइड। चूंकि हम आज प्रोग्राम कर रहे थे उस कमांड, रॉकेट कमांड फोर्स का, तो आम आदमी के समझने के लिए कि ये अल्फता, शाहीन, गौरी, जितने भी हमने मिसाइल्स बनाए हुए हैं, ये अब उस रॉकेट कमांड फोर्स के तहत आ जाएंगे, और वो फोर्स ये तय करेगी कि कब कौन सा कहाँ चलाना। देखिए, शॉर्ट ऑफ न्यू सिंपल ये है कि शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर जो एप्लीकेशन है वो अब इस फोर्स कमांड जो है इसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करेगी, और ये हमारी मेरे ख्याल मेन स्ट्राइक फोर्स बन जाएगी, क्योंकि अब लड़ाई तो आगे मिसाइल्स और ड्रोन्स की है। तो बेसिक, क्योंकि कन्वेंशनल लड़ाई तो अब बहुत कम हो गई है, तो ये मेन स्ट्राइक फोर्स बन जाएगी जो हम बनाने जा रहे हैं। जी ऑफ कोर्स, जब इस डोमेन में रिस्पांस जाएंगे तो ये होगी। देखिए पाकिस्तान का, जैसे मैंने सुरवर्दी साहब पहले कहा कि टेक्टिकल रिस्पांस से लेकर, चाहे ग्राउंड फोर्सेस की है, एयर या नेवल, वहां से लेकर स्ट्रेटेजिक लेवल तक रिस्पॉन्सेज बिल्कुल तैयार हैं। न सिर्फ रिस्पॉन्सेज तैयार हैं, अब ये बड़े कॉन्फिडेंस से मैं आपको बता सकता हूं कि नेक्स्ट लड़ाई अल्लाह ना करे इंडिया और पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में हो, अगर हुई तो इंडिया की सरजमीन पर ही लड़ी जाएगी इन ऑल डोमेन्स। अच्छा, वो भारत की सरजमीन पर लड़ी जाएगी। आप, ये बड़ी बात की आपने हमारे साथ। आखिरी सवाल आपसे, कि ये जो फोर्स है, ये प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की है, विद द कंसेंट ऑफ आर्मी चीफ की होगी। इस पे लगता है आर्मी ने इनसाइड होमवर्क तो पहले कर लिया होगा इसके अनाउंसमेंट से पहले। जी डेफिनेटली, वरना तो प्राइम मिनिस्टर इतने मजमे में और 14 अगस्त वाले दिन इसको, देखिए सरवर्दी साहब, पाकिस्तान इवॉल्विंग रहता है जी। उसके जो प्रोसेसेस है, मिलिट्री प्रोसेसेस विद द डेवलपमेंट्स इन इंडिया, एक एक लम्हे की डेवलपमेंट के साथ साथ अपने आप को अब्रेस्ट रखता है। वो लोग कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान तैयारी कर रहा है, नहीं कर रहा, हमें कंप्लेसेंट कभी भी नहीं हुई। पाकिस्तान की मिलिट्री, वॉर और नो वॉर, इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो पाकिस्तान को अनडू करने के दरपे है, और विद दिस हिंदुत्वा माइंडसेट, हिंदुत्वा और मुदुत्वा जो बुचर ऑफ गुजरात है, इसके माइंडसेट के साथ तो और ज्यादा हम कॉन्शियस हो गए। ये आज बदरू जो है वो हाँ, मोदी है, लेकिन कल फील्ड उम्मीद मार्शल ने नजर। तो अमेरिका में कहा है कि हम पे किसी ने हमला किया तो आधी दुनिया तबाह कर देंगे हम। नहीं खैर, दुनिया के साथ हमारा तो ये, इसको जरा कॉन्टेक्स्ट गलत लिया जा रहा है। कोई हमारा दुनिया के साथ, हमारे साथ तो हमारी दुश्मनी इंडिया के साथ ही है। इंडिया ही हमें अंडू करना चाहता है, बाकी दुनिया हमारी जुड़ रही है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, इट इज अ मिलिट्री ऑफ पीस फर्स्ट। बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी